वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने पर कन्हैया कुमार के खिलाफ बिहार में मामला दर्ज हुआ। राफेल तो उड़वा नहीं सके, असिस्टेंट मैन ने राफेल की फाइल ही उड़वा दी, तेजस्वी का बयान। यासीन मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद, हो सकती है 2 साल की सजा। राफेल बनाने वाली कंपनी रिश्वत और फ्रॉड के लिए भी बदनाम रह चुकी है। उत्तर प्रदेश में कश्मीरियों के साथ मारपीट किए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने दिया यह बड़ा बयान। मोदी हुकूमत सहाफत को खामोश करने पर आमादा, चंद्रा बाबू नायडू का आया बयान। हार्दिक पटेल का बड़ा फैसला, 5 लीडरों के साथ कांग्रेस में होंगे शामिल। मोदी हुकूमत का काम बन गया है चीजों को गायब करना, राफेल पर राहुल का नया हमला। मेरठ मच्छेरान बस्ती में आतिशज़दगी के बाद हालात मामूल पर, इंटरनेट खिदमात बहाल। राफेल के खुफिया दस्तावेजात का गायब होना निहायत तशवीशनाक, कांग्रेस का बयान। मुसलमानों और दलितों के साथ तशद्दुद को लेकर यूएन राइट्स चीफ ने हिंदुस्तान को दी वार्निंग। त्रिपुरा कब्रिस्तान में मंदिर बनाने को लेकर तनाजा, पुलिस ने मामला दर्ज किया। हम कदम पीछे नहीं हटा सकते, ये ना तो अखलाकी है और ना और ही हमारे शाय निशान, सदर एर्दोगान का बयान। यूएन गजा में मुजाहिरीन के कत्लेआम पर इसराइल से बासपुरस का मुतालबा। दौरान मुलाजमत मुझे भी जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था, अमरीकी सीनेटर का बयान। इसराइल ने अल-अक्सा चैनल को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगा दी। हमास का कल जुमा दिफा कब्ल अव्वल के लिए नफीर आम का ऐलान। इराक में दाइश से ताल्लुक के शिबे में बच्चों को तशद्दुद का सामना। सोशल मीडिया पर पाबंदी से हमारा मुल्क दुनिया से पीछे रह गया, ईरानी सदर का बयान। खवातीन सेहतमंद माशरे का सुतून है, सदर एर्दोगान का एक और बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीरियों पर फ़िरका परस्त ताकतों के हमले का सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ है। यूपी में एक ताज़ा वाक़या पेश आया है, उसी के पस मंज़र में और दीगर भी कुछ मुसलमानों पर हमले के वाक़यात पेश आए हैं, उसी के पस मंज़र में आज का प्राइम टाइम है। उसको ज़रूर देखें और दूसरों तक शेयर करने की कोशिश करें। अब चलिए चलते हैं तफसीलात की जाने। पहली खबर नई दिल्ली से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर मुतनाज़ा बयान देने पर जेएनयू के साबिक स्टूडेंट लीडर कन्हैया कुमार के खिलाफ बिहार की एक कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। कन्हैया के खिलाफ ये शिकायत बिहार की किशनगंज की एक कोर्ट में दर्ज करवाई गई है। बीजेपी अक़लियती सेल के रियासती नायब सदर टेट्टू बुडवाल ने चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल की है। शिकायत में बुडवाल ने इल्जाम लगाया कि कन्हैया कुमार ने सोमवार को किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया हाल में भड़काऊ बयान दिया था। मामला अदालत की रजिस्ट्री में दायर किया गया है और तय वक्त पर उसकी सुनवाई की जाएगी। काबिल जिक्र है कि कन्हैया कुमार सीपीआई की एक पब्लिक मीटिंग को खिताब कर रहे थे। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक कन्हैया कुमार सीपीआई की टिकट पर बिहार की बेगूसराय सीट से लोकसभा इंतखाब लड़ेंगे। गौरतलब है कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में एक प्रोग्राम के बारे में दावा किया गया था कि इसमें हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगे थे। इस मामले में जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की उस वक्त के सदर कन्हैया कुमार, उनके 2 साथियों उमर खालिद और अनिर्बान को गिरफ्तार किया गया था। नाज़रीन, अब खबर बेंगलुरु से। एक लंबे अरसे के बाद वक्फ बोर्ड की मुतवल्लियों के लिए इंतखाबात हुए हैं और उसके बाद आज करीब 12 बजे वक्फ बोर्ड मुतवल्ली जुमरे के इंतखाबात के नताइज भी सामने आ गए हैं, जिसमें तवक्को के मुताबिक साबिक वक्फ चेयरमैन रियासत कर्नाटक के डॉक्टर यूसुफ साहब जुमला 279 यानी 279 वोट हासिल करके पहले पोजीशन पर रहे हैं, जबकि सेकंड पोजीशन पर जनाब अनवर पाशा चित्रादुर्गा ने हासिल की है। और इस तरह वक्फ बोर्ड के नामजद मुतवल्लियों के साथ 2 और मुतवल्ली जुड़ गए हैं। नाज़रीन, मलहूज रहे कि 2 मुतवल्लियों के लिए 14 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाया था। जुमला 913 मुतवल्लियान में से 883 मेंबरान ने वोट डाला, जिसमें 82 वोट रद्द कर दिए गए यानी कल आदम करार दिए गए। जिन नताइज के ऐलान और सर्टिफिकेट को हासिल करने के बाद जनाब डॉक्टर यूसुफ साहब ने कहा कि मुझे तमाम सरकारी व सियासी लीडरान का और कमेटी के मेंबरान और दीगर लोगों का ताउन रहा, जिसकी वजह से कामयाबी हासिल की। और साथ ही तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल के तजुर्बे को सामने रखते हुए वो कर्नाटक के वक्फ बोर्ड को हिंदुस्तान के लिए काबिल मिसाल वक्फ बोर्ड बनाकर पेश करेंगे।
और वक्फ बोर्ड से वाबस्ता मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगी। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अब तो मेंबर बने हैं, तमाम मेंबरान के साथ मिलकर अगली कार्रवाई की जाएगी। बाहर इंतजार कर रहे उनके हामियों ने नारेबाजी के साथ उनका इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश करते हुए उनको मुबारकबादी पेश की और साथ ही गुलपोशी भी की गई। नामनिगारों से रुकन पार्लियामेंट जनाब डॉक्टर नसीर अहमद और गुलबर्गा के रुकन असेंबली किनीस फातिमा ने भी इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अगले दिनों में बोर्ड को मजबूत से मजबूत तर बनाते हुए वक्फ बोर्ड की आमदनी से कौम के लिए आसानियां पैर बनाने की यकीन दहानी की। और इस मौके पर जनाब अनवर पाशा ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुंतखब किए जाने पर शुक्रिया अदा किया और अपनी खिदमत पेश करने की बात कही। मलूज रहे कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन का इंतखाब नहीं था, बल्कि वक्फ बोर्ड के लिए दरकार 11 अराकीन में से 2 रुकन का इंतखाब था। इसको आसानी से समझने के लिए याद रखें, वक्फ बोर्ड में 11 रुकनी कमेटी होती है, जिसमें 2 पार्लिमानी जुमरे से रुकन राज्यसभा और डॉक्टर नसीर अहमद को चुन लिया गया है। दूसरे रजिस्टर के जुमरे से गुलबर्गा की एमएलए किनीस फातिमा और मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ को चुन लिया गया। मैसूर के एमएलसी रिजवान अरशद ने जो मुतवल्ली जुमरे के लिए नाम पेश किया था, जबकि 2 ही अराकीन असेंबली के लिए मुंतखब करना होता है, तो मशवरे के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। मुतवल्ली के जुमरे से अब जनाब डॉक्टर यूसुफ और अनवर पाशा का इंतखाब हो चुका है। बार काउंसिल जुमरे से एडवोकेट आसिफ अली मुंतखब हुए हैं और 2 आलिमी दीन जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात और शियत से होना है, उनको हुकूमत मुंतखब करेगी। और फिर 2 मारूफ इदारों से भी 2 अरकान को लिया जाएगा, वो भी हुकूमत नामजद करेगी और फिर एक सरकारी अफसर होगा। इस तरह 11 अरकान की बिल इत्तेफाक कमेटी तश्कील दिए जाने के बाद ये कमेटी तय करेगी कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर कौन होगा। लिहाजा अब कुछ दिनों में ये बात भी सामने आ जाएगी। हालिया आज के इंतखाबात इसलिए अहमियत के हामिल होते हैं कि इनको रियासत भर के मुतवल्लियान इंतखाब करते हैं और असल मुकाबला यही होता है। आवाम में यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नई वक्फ बोर्ड कमेटी का भी फैसला चेयरमैनशिप के लिए शायद डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ के हक में होगा। फिर भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कई अराकीन का हुकूमत कर्नाटक की जानिब से इंतखाब होना बाकी है। जब इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा और कमेटी मुकम्मल हो जाएगी तो एक मीटिंग सचेगी, फिर उसमें फैसला होगा कि वक्फ बोर्ड कर्नाटक का अगला चेयरमैन कौन होगा। पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ तमाम औकाफी इदारों के जो जिम्मेदार मुतवल्ली साहिबान हैं और पूरा तंजीमेंट अंजुमन भी कर्नाटक उनका सब शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने गैर दिल से अपने दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सियासी कायदान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। तो इंशाअल्लाह मौका दे के अल्लाह हम तमाम मिल के हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए से और दूसरे अराकीन से उनके साथ मिल के इंशाअल्लाह जो मेरा तजुर्बा है 5 साल का, वो तजुर्बा ज़रूर से इस बोर्ड को नंबर 1 बोर्ड बनाने की मैं कोशिश करूँगा हिंदुस्तान के अंदर। शुक्रिया। जैसा कि तवक्को थी और आप जो है इसके सिलसिले में काफ़ी जो है आपकी मेहनत रही। हाँ, 5 साल मेरी बहुत मेहनत रही। मैं एक मीटिंग में मैंने मिस नहीं किया। डॉक्टर कमरुल साहब मेरे साथ थे, ही वॉज माय गाइड एंड उसके बाद तनवीर सेठ साहब थे, अभी जो मौजूदा मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मेरे गाइड हैं। उनका तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी सियासी कायदान हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कोई एक नया मंसूबा रखते हैं सर? कोई भी मंसूबा करने के वास्ते बोर्ड में अप्रूवल होना ज़रूरी है। मैं अपने आप को नहीं रख सकता, ये अराकीन का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं। मैं कैसा कर सकता हूँ? मैं आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर। इंशाल्लाह जैसा कि नासिर साहब ने आपको सब तफसील बताई, उसी तरह से हम सब मिलजुल के काम करेंगे। इसमें वक्फ बोर्ड में कमरुल इस्लाम साहब का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने मिनिस्टर भी थे, मेंबर भी थे, सबको लेके चलते थे। अब हम लोग इंशाल्लाह सब मिल के कौम की भलाई के लिए काम करेंगे। जो भी कौम की भलाई है उसके लिए हम सब मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे। खुसूस ख़वातीन की जानिब जो है उनकी माली हालत हो, तालीमी इक़्तिसादी हालत हो, उसकी जानिब भी तवज्जो रहेगी आपकी, क्योंकि सबकी रहेगी। आपको जो नुमाइंदगी मिली है। हाँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी लेडीज़ के लिए भी, और सब मिलकर हम लोग काम करेंगे। लेडीज़ के लिए भी काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब खबर पटना से। बिहार असेंबली में अपोजिशन के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने 36 राफेल लड़ाकू तैयारों की खरीदारी से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेजात चोरी हो जाने के
मरकजी हुकूमत के एतराफ के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि हिफाजत की आखिरी गारंटी चौकीदार नहीं बल्कि थानेदार देता है और अवाम थानेदार है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले पर समाअत के दौरान हुकूमत ने मालूमात दी है कि राफेल के कुछ कागजात चोरी हो गए हैं। इसके बाद से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें लगातार मोदी हुकूमत पर निशाना लगा रही हैं। इसी सिलसिले में लालू प्रसाद यादव के साहिबजादे तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, हिफाजत की आखिरी गारंटी चौकीदार नहीं बल्कि थानेदार देता है और अवाम थानेदार हैं। चौकीदार की चोरी पकड़ी गई, अब थानेदार उसे सजा देगा। अब खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद कर दिया गया है। इत्तला लिबरेशन फ्रंट के एक तर्जुमान ने दी है। उन्होंने बताया कि यासीन मलिक पर गैर कानूनी कानून PSC आयद किया गया है। उन्हें श्रीनगर से कोट बलवाल जेल जम्मू मुंतकिल किया जा रहा है। रियासती पुलिस ने लिबरेशन फ्रंट चेयरमैन यासीन मलिक को गुज़िश्ता माह फरवरी की 22 तारीख को हिरासत में लेकर पुलिस थाना कोठी बाग में मुक़य्यद कर दिया था। एक और खबर नई दिल्ली से। राफेल जहाज बनाने वाली दिसाल्ट एविएशन कंपनी फ्रांस के एक ताकतवर खानदान की कंपनी है और इस खानदान का फ्रांस की सियासत में काफी दबदबा है। इस कंपनी के सरबराह सरगई दसू थे, जिनका गुज़िश्ता साल 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। साल 2018 में फ्रांस के वो चौथे नंबर के अमीर तरीन शख्स थे। इसके साथ साथ वो फ्रांस की सियासत में भी काफी ताकतवर माने जाते थे। सरगई दसू ने अपने वालिद मार्सेल दसू के बाद 65 साल की उम्र में इस कंपनी की कमान संभाली थी। मार्सेल ने कंपनी 1929 में खड़ी की थी और इब्तिदा में वो जहाज के पंखे बनाती थी। सरगई का तनाज़ात से काफी पुराना रिश्ता रहा है। पहले उन्हें बेल्जियम में 2 साल की सजा हुई थी और इस सजा की वजह उनकी कंपनी के हेलीकॉप्टर में घोटाले की वजह से हुई थी। बेल्जियम की अदालत में बात साबित हो गई थी कि दसाल्ट और आगस्ता कंपनी ने मिलकर रिश्वत दी थी। उसके बाद उनको फ्रांस में टैक्सेस फ्रॉड के लिए जेल की सजा हुई थी और बड़ा जुर्माना भी लगा था। अब खबर जम्मू कश्मीर से। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बैरून रियासत कश्मीरियों को ज़दूकूब करने का मकसद मुल्क में इंतखाबात तक फिरका परस्ती के माहौल को कायम रखना है। लखनऊ के डालीगंज इलाके में खुश्क मेवे बेचने वाले 2 कश्मीरियों को ज़दूकूब करने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत की खामोशी को एक सियासी चाल से ताबीर करते हुए कहा है कि ऐसे शरपसंद अनासिर की हौसला अफजाई की जाती है ताकि इंतखाबात तक माहौल को फिरका परस्ती के जहर से आलूदा रखा जाए। महबूबा मुफ्ती ने सवालिया अंदाज में कहा कि जब कश्मीरियों को ज़दूकूब किया जा रहा है और उन्हें महसूस करवाया जा रहा है कि वो मुजरिम हैं और इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं, तो फिर जब वो जंगजू तंजीम के ज़ेर साया आते हैं तो इस पर हैरानगी क्यों जाहिर की जाती है। अब खबर हैदराबाद से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पहले इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और मुल्क को गुमराह किया, फिर सरकर्दा इदारों को तबाह किया और अब रोजनामा हिंदू के साथ साथ सहाफी यनराम के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दायर करने की धमकी दी है, जो दस्तूर हिंद में दी गई इजहार ख्याल की आज़ादी के लिए संगीन खतरा है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए 2 ट्वीट किए हैं जिनमें उन्होंने मोदी हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू अखबार और यनराम की जानिब से सामने लाई गई राफेल मुआहदे की मुबैना बेकायदगियों पर वजाहत पेश करने की जगह मोदी हुकूमत गैर दस्तूरी तरीक़ेकार और खौफ का माहौल पैदा करते हुए सहाफत को खामोश करवाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जो कुछ मोदी हुकूमत कर रही है उससे जमहूरियत के फिलफोर जवाल के इशारे मिलते हैं। अब खबर गुजरात से बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। पाटीदारों में अपनी एक अलग शनाख्त बना चुके मारूफ नौजवान लीडर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया है। उन्होंने एक अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत करते हुए वाज़ेह कर दिया कि वो 5 लीडरों के साथ बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। मीडिया जराये के मुताबिक इम्कान है कि ये सभी लीडरान 12 मार्च को बाज़ाब्ता कांग्रेस की शमूलियत इख्तियार कर लें और फिर उसके बाद लोकसभा इंतखाबात में इन सभी लीडरों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी की मौजूदगी में हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और लोकसभा इंतखाबात लड़ने के ताल्लुक से हार्दिक का कहना है कि इस सिलसिले में कोई भी फैसला पार्टी की आला क़यादत लेगी। एक और खबर सियासत से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने राफेल मामले पर मोदी हुकूमत को एक बार फिर कटहरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने दिल्ली के कांग्रेस सदर दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राफेल की फाइल गायब होने पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया। 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार गायब हो गया। किसानों को जो फसल की सही कीमत मिलनी थी वो गायब हो गया। 15 लाख रुपए का वायदा गायब हो गया।
किसानों की बीमा का पैसा गायब हो गया, नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया, डोकलाम गायब हो गया और राफेल की जो फाइलें हैं वो भी गायब हो गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तो लगता है जैसे हुकूमत का काम बन गया है चीजों को गायब करना। अब खबर मेरठ से। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में गैर कानूनी कब्जा हटाने के सिलसिले में पैदा कशीदगी के बाद अब हालात मामूल पर आ गए हैं। कशीदगी के बाद अफवाहों पर कदगन लगाने के मकसद से बंद की गई इंटरनेट खिदमात को जुमेरात की सुबह 10 बजे के बाद बहाल कर दिया गया है। शहर में स्कूल और बाजारों में भी चहल पहल दिखी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम अनिल ढेंकर ने बताया कि हालात तेजी से मामूल पर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी कब्जा हटाने की मुखालिफत के बाद हालात को कशीदा होता देख बुध की शाम से व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल अफवाहें फैलाने के लिए किया जा रहा था। इसी वजह से इंटरनेट खिदमात बंद करनी पड़ी थी। वहीं मेरठ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी नितिन तिवारी ने बताया कि इस वाकये के बाद मुतासिरा इलाकों भोसा, मंडी और मछेरान को 3 जोन में तकसीम किया गया है। मेरठ के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, शामिली, हापुड़ और बुलंदशहर अजला से पुलिस एहलकार को बुलाकर शहर में तैनात किया गया है। पुलिस लाइन से पीजी स्क्वाड और क्वार्टी भी ली गई है। उन्होंने बताया कि बुध देर रात रैपिड एक्शन फोर्स ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया था। अब खबर मुंबई से। राफेल खरीदारी से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात के गायब होने पर कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान ने इसे एक निहायत संगीन मामला करार दिया है और कहा है कि इससे हुकूमत पर ही शक के दायरे में आ जाती है। कांग्रेस के सदर दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि राफेल का मामला इंतहाई संगीन है। अगर सिक्योरिटी से मुतालिक दस्तावेजात गायब होते हैं और हुकूमत के वकील अदालत में उसके गायब होने के बारे में इत्तला देते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले में किस कदर बदगुमानी हुई है। उन्होंने कहा कि राफेल खरीदारी के मामले में मुसलसल सवालात किए जाते हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया जाता है और अब अदालत में कहा जा रहा है कि इस खरीदारी से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात गायब हो गई हैं। अब खबर ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक से है। चिली की साबिक खातून सदर और यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ मिशेल बाचेलेट ने हिंदुस्तान को वार्निंग दी है कि तकसीम की पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हालांकि हिंदुस्तान में गरीबी कम हुई है लेकिन तंग नजर सियासत और खास तरह के एजेंडे की वजह से कमजोर लोग हाशिए पर हैं। राइटर्स के खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें ऐसी रिपोर्ट मिल रही है जिससे पता चलता है कि अक़लियतों के साथ तशद्दुद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में खासतौर पर मुसलमानों और तारीखी तौर पर महरूम तबकात में दलित और आदिवासियों के साथ तशद्दुद में इजाफा हुआ है। मिशेल ने मज़कूरा बातें जिनीवा में बुध को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सालाना रिपोर्ट में कही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अदम मुसावात एक अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि तकसीम की पॉलिसी न सिर्फ कई लोगों को नुकसान पहुंचाएगी बल्कि हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट भी पैदा करेगी। बर्र-ए-सग़ीर में हालिया सूरत हाल के मद्देनजर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को उनके दफ्तर को कश्मीर में जमीनी सूरत हाल की निगरानी के लिए मदऊ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जारी कशीदगी को लेकर वो फिक्रमंद हैं क्योंकि वहां गोलीबारी में जाने जा रही हैं और लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पाक दोनों को जमीनी सूरत हाल की निगरानी करने और दोनों ममालिक की ह्यूमन राइट्स के मुद्दों से निपटने के लिए अपने दफ्तर में दावत देती हूँ। अब खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के कब्रिस्तान में मंदिर बनाने के इल्जाम में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कब्रिस्तान कमेटी ने पुलिस से इस ताल्लुक से शिकायत की थी। अफसरों ने बताया कि मंदिर गैर कानूनी है। पुलिस ने अगरतला की जुनूबी जयनगर इलाके में वाक़ जाए वारदात पर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती कर दी है। फिलहाल त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। जुनूबी जयनगर कब्रिस्तान सिक्योरिटी कमेटी के सेक्रेटरी मुताहिर मियां ने कहा है कि पिछले 70 साल से अक़लियती कम्युनिटी की लाशों को दफन करने के लिए इस कब्रिस्तान का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस जमीन पर कब्जा करने के लिए महाशिवरात्रि के मौके पर आरजी शिव मंदिर बनाया गया। ताहिर मियां ने बताया, हमने यकीनी बनाने के लिए पुलिस की मदद मांगी कि कहीं कब्रिस्तान मुतासिर न हो। मालिकाना हक का कोई भी दावा अदालत में ही साबित किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि सारी जमीन हमें सौंपी जाए। नाज़रीन, अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीद के मौजू पर कदम पीछे नहीं हटाया जाएगा। एक प्राइवेट टीवी चैनल पर एजेंडे के मौज़ूआत का जायजा लेते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि रूस के साथ हमारा समझौता तय पा गया है। हम मुश्तरका पैदावार देंगे। हो सकता है कि हम S-400 के बाद S-500 भी बनाएं। S-400 मिसाइल सिस्टम के मौजू पर बाज़ हलकों की तरफ से तुर्की पर दबाव से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि S-400 के मामले को हमने तय कर दिया है। वो एक तयशुदा मौजू है। अब इस पर बात करना कोई माना नहीं रखता, क्योंकि खास सदर पुतिन हो का रूस, हमने इस समझौते को मुकम्मल कर दिया है। कर्जे की शराइत से लेकर मुश्तरका पैदावार तक तमाम मराहिल पर बातचीत हो चुकी है।
ये मौज़ूआत तय पा गए हैं और समझौते पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इस मरहले पर हमारा कदम पीछे हटाना मुमकिन नहीं है। ये चीज़ अखलाक के मुनाफी है और हमारे शाये निशान भी नहीं है। अब खबर वाशिंगटन से। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़िलिस्तीन के लिए इंसानी हुकूक के मंदूब ने फ़िलिस्तीन के इलाके गज्जा में इसराइली फ़ौज की तरफ से इंसानी हुकूक की पामालियों और निहत्ते मुजाहिरीन के कत्लेआम पर सिहनी रियासत से बासपुरस का मुतालबा किया है। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक यूएन मंदूब माइकल लेंक ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इसराइल को गज्जा की पट्टी में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से बाज आना होगा। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल की तरफ से गज्जा में इसराइली रियासत को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सिहनी रियासत से बासपुरस जरूरी है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी फिजाइया की पहली खातून पायलट का एजाज हासिल करने वाली अमेरिकी सेनेटर ने एतराफ किया है कि उन्होंने फौजी फ्राइज के दौरान एक अफसर ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। रिपब्लिकन पार्टी की रियासत एरिज़ोना से सेनेटर मार्था मैकसेली ने सेनेट की ज़ेरी अस्करी कमेटी के तहत एक नशिस्त से खिताब में इस बात का एतराफ किया है। मैकसेली ने कहा कि काफी अरसे से इस वाक़े पर मैंने अपनी जबान बंद रखी, मगर अमेरिकी फौज के स्कैंडल्स सामने आने के बाद मैंने हिम्मत की और यह एतराफ किया ताकि दुनिया को मालूम हो सके। 52 साल सेनेटर ने कहा कि मैंने खौफ और धमकियों के मारे खामोशी इख्तियार की, जो कि मेरी फौज से अलहदगी की भी वजह बनी। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के अल-अक्सा टीवी चैनल को दहशतगर्द तंजीम करार देने के बाद उस पर पाबंदी आयद कर दी है और जुल्म किया है। अबरानी ज़ब अखबार यदीऊत अहरनूत की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि वजीर आजम ने इंटेलिजेंस इदारे शाहाद और कमेटी बराए इंसदाद माशी दहशतगर्दी की सिफारिश पर अल-अक्सा टेलीविजन चैनल को ममनुआ तंजीम करार देकर उस पर पाबंदी आयद कर दी। सिहनी हुक्काम की तरफ से वज़ीर आज़म को पेश की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिलिस्तीनी तंजीम हमास अल-अक्सा टीवी चैनल को इस्तेमाल करके आवाम में अपने हमदर्द पैदा करने और तंजीम में नई भर्तियों के लिए सरगर्म है। अब खबर गज्जा की पट्टी से। इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास ने मस्जिद अक्सा के खिलाफ सिहनी रेशा दवानियों के खिलाफ और मुकद्दस मकाम के तारीखी और इस्लामी तशक्कुस के दिफा के लिए मुल्क भर में नफर आम का ऐलान किया है। हमास की तरफ से गज्जा की पट्टी, गरबी उर्दून, अलकुस और अंदरून फिलिस्तीन में दिफाए क़िबला अव्वल रैलियों और जलसे जुलूसों में शहरियों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक हमास की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि मस्जिद अक्सा के बाब रहमत में सिहनी फौज की अलगार और वहां पर फिलिस्तीनियों को नमाज की अदायगी से महरूम रखने की साजिश, क़िबला अव्वल को यहूदियाने और मुसलमानों की इस तीसरे मुक़द्दस तरीन मकाम की रोजमर्रा जारी बेहुरमती के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। अब खबर बगदाद से। इराक में शिद्दत पसंद गुरोह दाइश के खिलाफ जंग के दौरान जहां एक तरफ दाइश बच्चों को जंग का ईंधन बना रही है, तो दूसरी तरफ इराक के सिक्योरिटी इदारे भी बच्चों पर दाइश से ताल्लुक के शिबे में उन पर वहशियाना तशद्दुद के मुर्तकिब हो रहे हैं। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इराकी हुकाम दाइश से ताल्लुक के शिबे में गिरफ्तार बच्चों पर भी मुकदमा चलाएंगे। इंसानी हुकूक ग्रुप का कहना है कि इराक में बच्चों के खिलाफ अदालतों में मुकदमात में कई आईनी सुक़म मौजूद हैं और मशकूक नौयत के मुकदमात में बच्चों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक का खदशा है। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी ने इतराफ़ किया है कि बाद सोशल मीडिया साइट्स को बंद करने से मुल्क काफ़ी पीछे रह गया है। रोजनामा इंतखाब के मुताबिक सदर रूहानी ने यह बात सूबे गिलान के शहर रशद में कही और कहा कि आज की दुनिया तब्दीली और तरक्की के दौर से गुजर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने से हम दौर हाजिर से पीछे जा रहे हैं। ईरान में इंटरनेट सारिफिन की 55% तादाद टेलीग्राम का इस्तेमाल करती है, क्योंकि अदालत आलिया ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में दीगर सोशल वेबसाइट्स को बंद कर रखा है, लेकिन ईरानी अवाम ने ट्विटर और फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए दीगर मुतबादिल ज़राए अपना रखे हैं। अब खबर तुर्की से। सदर एर्दोगान ने खवातीन के खिलाफ तशद्दुद को एक आलमी मसला करार देते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत खवातीन पर तशद्दुद की मुखालिफत समेत उनके जायज़ हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। उन्होंने कहा कि हर शोबा ज़िंदगी में हुकूक निस्वां और माशरे में उनके मेयार को बुलंद करने के लिए हुकूमत ने अहम मनाजिल तय की हैं और मुस्तक़बिल में भी करती रहेंगी। खवातीन पर तशद्दुद, नाइंसाफ़ियों और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाना हर फर्द की जिम्मेदारी है। अब खबरें तुर्की के कुछ अहम तरीन अखबार से। रोजनामा खबर तुर्क
हम 242 सिफारत खानों और कौंसल खानों के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर हैं की सुर्खी के साथ लिखता है कि वजीर खारिजा मेलूद चावशोलू ने कल बांदरमा 17 सितंबर यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तुर्की 242 सिफारत खानों और कौंसल खानों के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर है। खारिजा पॉलिसी में अगर मुनसिफाना और उसूली मौक़िफ़ इख्तियार न किया जाए तो इंटरप्रेनरशिप महज लफ्ज़ों में रह जाती है और महज लफाजी की कोई वक़ात नहीं होती। चावशोलू ने कहा है कि मौजूदा ग्लोबल सिस्टम मसाइल के हल में नाकाम रहा है। रोजनामा यानी शफक PKK के अहदाफ पर हमले की सुर्खी के साथ लिखता है कि तुर्क मुसल्लह फोर्सेस ने कल इराक के शिमाल में फिजाई ऑपरेशन करके दहशतगर्द तंजीम के अहदाफ को निशाना बनाया। तुर्की की वज़ारत दिफा के ट्विटर पेज से जारी करदा बयान के मुताबिक मतीना, जाप, आवशेन और बासियान और हाकर के इलाकों में फिजाई ऑपरेशन किया गया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।